देखो, आज बेसिकली हम लोग को नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है? नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? ऑर्गेनिक का तुम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े होगे और वो नोमेनक्लेचर और इस नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है? और साथ ही साथ तुम लोग को ये थोड़ा हेल्प भी करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग टाइट्रेशन का क्वेश्चन करते हैं, तब बहुत सारा इन्हीं नोमेनक्लेचर मतलब तुम उस वर्ड को ही डिकोड नहीं कर पाओगे कि उसका स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है? तो बेस्ट है कि ये चीज़ सीख लिया जाए, ठीक? अब देखो, सबसे पहले तुम लोग को हम एक सिंपल फ़ॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, ताकि तुम लोग एटलीस्ट स्ट्रक्चर ड्राइंग तुम लोग का क्लियर है और जिन लोग का मेंस आने वाला है, नीट आने वाला है, एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? H2SO3 इसका स्ट्रक्चर बनाओ कोई, सबको ही बनाओ, जल्दी बनाओ, 1 मिनट का टाइम है और उसके बाद हम फिर बना देंगे। ठीक है? सबसे उम्मीद करते हैं बन गया होगा, नहीं बना होगा देखो, इसका 2 स्ट्रक्चर अ, ही लोग जनरली बनाता है, एक ये है, अगर कोई ये बनाया है और इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी एसएस बॉन्ड्स आर देयर मतलब एस डबल बॉन्ड है या एस सिंगल बॉन्ड है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? एक ये स्ट्रक्चर लोग बनाता है और एक दूसरा ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? अब अगर तुम लोग पहला वाला स्ट्रक्चर बनाए हो, तो ये गलत है, ठीक है? और दूसरा वाला स्ट्रक्चर सही है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, ये स्ट्रक्चर सही होता है, ठीक है? अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली हम लोग को जो नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ये है मेटा, पायरो, हाइपो, मेरा आवाज तो हाँ, हाइपो, फिर इक सफिक्स, अस सफिक्स, हाइपो अस सफिक्स, मतलब हाइपो इसमें प्रीफिक्स, यहाँ पे नाम, और अस, फिर पायरो, अस, पायरो इक, जितने भी टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये सारे के सारे अभी अपने को देखने हैं, ठीक है? तो एक करके शुरुआत करते हैं। बेसिकली तुमको ये सारा जो नाम है, ये कहाँ इनकाउंटर होगा? ये इनकाउंटर होगा इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ जो भी नॉन मेटल तुम लोग जानते हो, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड और बोरॉन के ऑक्सी एसिड, ठीक है? तो सबसे पहले सल्फर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सल्फर के अगर 2 एसिड्स को हम तुमको लिखने बोले, तो तुम बहुत आराम से लिख दोगे, जो कि है H2SO3 और H2SO4, ठीक है? इसका नाम होता है, क्या होता है इसका नाम?
थोड़ा इंटरेक्टिव रखो। सल्फ्यूरस। और इसका नाम सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक। ठीक है, अब यहाँ पे तुम सबसे पहला चीज नोट करो, अस एक, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट नोट करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अभी कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, पहले सब चीज लिखेंगे, हम ही लिखेंगे, उसके बाद फिर उसमें एक सिम्फनी नोट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा, फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फोरस का 2 एसिड जो तुम बहुत आराम से बता सकते हो वो है H3PO3 एंड H3PO4, ठीक है। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, और इसका नाम है फॉस्फोरिक, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी नोट करते हैं अपन, +3 +5, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के 2 ऑक्सी एसिड HNO2 HNO3, ठीक है। इसका नाम नाइट्रस, अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इसका नाम नाइट्रिक, इसका तो सब जानते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी नोट कर लो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ठीक है। अब देखते हैं, और हैलोजन के केस के लिए, हैलोजन में सबसे अच्छा एग्जांपल अपने लिए चाहे तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन, तो क्लोरीन से ही करते हैं। क्लोरीन के अगर तुमको 2 एसिड्स लिखने हैं, सिंपल सिंपल, तो तुम एक लिख सकते हो HClO3 और एक लिख सकते हो HClO2 और HClO3, ठीक है। इसका नाम क्लोरस और इसका नाम क्लोरिक, ठीक है। इतने इतने सफिशिएंट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं। पहले वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और दूसरे वाले का +5, कूल। पहले इतने कहीं देखते हैं, फिर इसके बाद और आगे एक दो और फिर उसके देखेंगे, ठीक है। ये जितने सारे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। इसको लिख भी देते हैं, पेरेंट ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। ये जितने भी है पेरेंट ऑक्सी एसिड क्यों है, क्योंकि एक बार इसको देखो, एक अस है, दूसरा एक है, मतलब जो जैसे अगर हम लोग सल्फर को देखें तो सल्फर का कौन सा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, +4 +6। फॉस्फोरस को अगर हम लोग देखें तो फॉस्फोरस का कौन सा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब पूरे नाइट्रोजन फैमिली के लिए, +3 +5। क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के लिए खैर बहुत सारा स्टेबल है, लेकिन ठीक है, +3 और +5 को हम लोग क्लोरस और क्लोरिक से डिनोट किए, ठीक है। तो ये जो कम से कम पेरेंट ऑक्सी एसिड्स है, ये तुमको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, और 2-3 बार देख के ही याद हो जाता है कि इसमें पेरेंट ऑक्सी एसिड कौन सा है, ठीक है। ये याद हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग मेटा और पायरो फॉर्म इसका बहुत आसानी से लिख देंगे, ठीक है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ा हमको शेप्स इंसर्ट करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सभी के सभी का पेरेंट ऑक्सी एसिड का फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ठीक है, अनायन ऑफ एक ऑक्सी एसिड contains
8 सफिक्स। ठीक है, एंड anion of us oxy acid contain us suffix, sorry ite suffix। ठीक है, ये स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिस भी ऑक्सी एसिड के लास्ट में एक, जिस भी ऑक्सी एसिड मतलब अनायन ऑफ एक ऑक्सी एसिड कंटेन्स 8 सफिक्स। जैसे अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लें तो उसमें जो अनायन यूज हुआ है वो सल्फेट है। ठीक है, अगर हम लोग सल्फ्यूरस एसिड लें, ठीक है, तो उसमें जो वो जिस अनायन से बना है वो सल्फाइट है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सभी का देख लो। अगर हम लोग फॉस्फोरस एसिड लें तो यहाँ पे एक मिनट, अगर यहाँ पे हम लोग फॉस्फोरस का लें तो यहाँ पे सॉरी एक मिनट, अगर यहाँ पे हम लोग फॉस्फोरिक एसिड लें तो हमारे पास फॉस्फेट अनायन है, और अगर हम लोग फॉस्फोरस एसिड लें तो हमारे पास फॉस्फाइट अनायन है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्राइट, नाइट्रेट, क्लोराइट, क्लोरेट अनायन। ठीक है, ये सब चीज को अब यहाँ से तुम लोग नोट कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, मेटा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब वो जो पहले आता है। ठीक है, तो नाम के पहले जो आ रहा है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर तुमको किसी का मेटा फॉर्म बनाना है तो उसमें तुमको क्या करना है कि तुमको उसका एक मोल लेना है, एक मोल ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड, और उसमें से एक मोल वाटर निकाल देना। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे बना मेटा फॉर्म ऑफ दैट ऑक्सी एसिड। ठीक है, अब जैसे कोई तुम लोग एग्जाम्पल लेके देखो, मतलब किसी के साथ भी स्टार्ट करो, जैसे H3PO3 के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, इसमें से एक मोल वाटर निकालो और देखो क्या बनता है। ठीक है, HPO3 बन रहा है, तो HPO3 को बेसिकली हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सर HPO2, हाँ सॉरी HPO2, इसको हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। इसको हम लोग होल एन तक, मतलब ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ एन की एन की वैल्यू हम लोग 2, 3, मतलब 2 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, यही कभी कभी जब ट्राइमर बना लेता है तो साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और उसी में तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी तरीके से तुम बाकी का भी बना के देखो, एक दो का तुम लोग बनाओ एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं कि कोई पूछो। अगर तुम लोग नहीं पूछ रहे हो
तो हम ही बता देते हैं इस चीज़ को। फॉर सर एग्ज़ाम्पल तुम यहाँ, नाइट्रोजन और क्लोरीन में तो बस एक ही हाइड्रोजन था। हाँ, नाइट्रोजन के केस में एक ही हाइड्रोजन है, क्लोरीन वाले केस में भी एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है? हम इसी का एक्चुअली वेट कर रहे थे, इसी क्वेश्चन का। और थोड़ा देखो, यहाँ पहले फॉस्फोरस जो बहुत आसान है, इसमें से हम लोग वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है? इसमें से तो H2O रिमूव कर दिया, अब इसमें से कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? HPO3, ठीक है? HPO3 यहाँ पे भी होल है। अब देखो, इसमें से जब हम लोगों ने वाटर निकाला तो ये बना, इसका नाम क्या होगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ से निकालते तो यहाँ पे बनता मेटा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है? फिर यहाँ से एक बार वाटर निकाल के देखो, जैसे H2SO4 में से वाटर निकालो, तो तुम्हारे पास बनेगा SO3, ठीक है? SO3 इसका मेटा फॉर्म नहीं है, SO3 एक्चुअली इस ऑक्सी एसिड का ऑक्साइड है, ठीक है? ये बात ध्यान रखो। अब यहाँ पे एक जरूरी इंफॉर्मेशन तुमको दे रहा है कि किसी भी एसिड का मेटा फॉर्म बनाने के लिए कम से कम उस एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसीलिए हम लोग इसका मेटा फॉर्म नहीं बना सकते, इसका मेटा फॉर्म नहीं बना सकते, इन दोनों का बना सकते, इसका नहीं बना सकते, इसका नहीं बना सकते, और इसके नीचे जो भी है उसका हम लोग मेटा फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना। तो इसको लिख देते हैं। सर मेटा के बाद फॉर्मेशन है। फॉर्म मेटा फॉर्म, हम यहाँ पे लिखे हैं फॉर मेटा फॉर्म फॉर्मेशन एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन पेरेंट ऑक्सी एसिड, ठीक है? तब तुमको एक बात तुम लोग लिखो, हम बस बोल रहे हैं कि तुम लोगों को अब एक बात समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास कोई भी एक एसिड है, उसमें से मैंने 1 मोल वाटर निकाल दिया, उसका स्ट्रक्चर रख दिया, मतलब लिख दिया, तो वो उसका मेटा फॉर्म है। मेटा सपोज फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? अस फॉर्म है, उसमें से मैंने 1 मोल वाटर निकाला तो वहां पे बना मेटा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है? तो मेटा एक और मेटा अस का मतलब समझ में आ रहा है? अगर हम लोग एक फॉर्म के पेरेंट एसिड से एक वाटर निकालेंगे तो मेटा एक बनेगा, और अस फॉर्म के में से निकालेंगे तो मेटा अस बनेगा। और मेटा बनाने का कंडीशन कि उसमें 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रीफिक्स है वो है पायरो। पायरो फॉर्म, ठीक है? तो पायरो फॉर्म बिल्कुल मेटा फॉर्म की तरह है। अगर हमारे पास एक पेरेंट ऑक्सी एसिड है तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद 1 मोल वाटर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पायरो प्रीफिक्स का ऑक्सी एसिड, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग फिर से H3PO3 से स्टार्ट करते हैं। तो H3PO3 का अगर हम लोग को पायरो फॉर्म बनाना है, ठीक है? तो तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास आएगा H6P2O8, इसमें से 1 मोल वाटर निकाल दोगे तो तुम्हारे पास आएगा H4PO7, P2O7, सॉरी, ठीक है? ये तुम्हारे पास आएगा। दिस इज नोन एज पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर तुम फॉस्फोरस एसिड से वाटर निकालोगे, उसको 2 मोल मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारे पास बनेगा पायरो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है? एक और एग्जांपल हम ही लिखते हैं, फिर उसके बाद बाकी का तुम लिखना,
ठीक है। अगर सपोज हमारे पास इस केस में हमारे पास अगर H2SO4 है, इसका हमको पायरो बनाना है, तो इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आया H4S2O8, ठीक है, और इसमें से वाटर निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा H2S2O7। ये तो बहुत कॉमन सा नाम है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो H2S2O7 का। मतलब होपफुली तुम लोग बना चुके होगे और इसमें तुम लोग को पता ही चल चुका होगा कि एक पेरोक्सी लिंकेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से कम 3-4 एसिड्स का तुम लोग निकालो पायरोफॉर्म, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करना, पेरेंट वाले टेबल में। सर पेरोक्सी लिंकेज तो H2S2O8 में आता है ना? रुको, मम्मी को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7वां यहीं पे आएगा ना? ओह सॉरी, SOS लिंकेज की बात कर रहे थे। हाँ सही बोल रहे हो, प्रॉक्सी लिंकेज तो H2S2O8 में आएगा। मतलब हम SOS लिंकेज बोलना चाह रहे थे उस टाइम। अच्छा, अब H2S2O8 का बात हो ही रहा है, तो H2S2O8 का नाम बता दो। पोलियम। हाँ वो भी है, और कोई नाम? मार्सल्स एसिड। हाँ, और कैरोज एसिड क्या होता है? H2SO5। बिल्कुल। चल, अब यहाँ पे हम लोग और भी चीजों का पायरोफॉर्म बना के चेक करते हैं। तो नीचे से हम स्टार्ट करने बोले थे, तो तुम जब नीचे से बनाना स्टार्ट करोगे तो तुमको दिखेगा कि जब हम लोग इसका जैसे क्लोरीन के केस में HClO2 का पायरोफॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? H2Cl2O4, इसमें से वाटर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा Cl2O3, ठीक है। अब फिर से ये एक ऑक्साइड आ गया, और ऑक्साइड किसी का मतलब पायरोफॉर्म नहीं हो सकता, वो बेसिकली उसका ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी फिर से एक रूल नोट करेंगे कि अगर किसी के पायरोफॉर्म में कम से कम 2 हाइड्रोजन एटम होगा तभी उसका पायरोफॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि फॉर पायरोफॉर्म फॉर्मेशन, पेरेंट ऑक्सी एसिड must contain at least 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा तभी उसके पायरोफॉर्म में 4 होगा, और 2 निकालने के बाद कुछ बचेगा, ठीक।
अब यहाँ पे हम लोग जैसे प्रीफिक्स कर रहे हैं तो तीसरा प्रीफिक्स हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रीफिक्स है हम लोग के पास हाइपो। हाइपो प्रीफिक्स और हाइपो सोल्यूशन में अंतर होता है, ठीक है। पहले अभी हाइपो प्रीफिक्स का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाइपो प्रीफिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग के पास एक पेरेंट ऑक्सी एसिड है, उसमें से हम लोग ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हम लोग के पास उसका हाइपो फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H3PO3 है, फॉस्फोरस एसिड। इसमें से हम लोगों ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन के एटम को निकाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, H3PO2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ये सेम चीज क्लोरस एसिड के लिए करो। कर लियोगे होपफुली। हम लोग के पास, अगर हम लोग के पास क्लोरस एसिड है तो हम लोग का मतलब HClO2। इसमें से अगर हम लोग एक ऑक्सीजन का एटम मतलब एक ऑक्सीजन निकाल रहे हैं बेसिकली, तो हमारे पास बन रहा है HClO, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, इसका मतलब ये है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। और ये क्या है, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका अगर एक फॉर्म से हम लोग निकालेंगे तो हो सकता है हाइपो, सॉरी यहाँ लिखने में गलती हो गई मेरे से, हाइपोफॉस्फेस। अब तुम लोग मतलब ये सोच रहे होगे कि हो सकता है अगर हम लोग इसे एक फॉर्म में से एक ऑक्सीजन निकाल ले तो क्या होगा। तो निकाल के देखते हैं। सपोज हम लोग के पास एक एसिड है H3PO4, ठीक है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड में से तुम लोग एक ऑक्सीजन अगर निकालोगे तो तुम लोग यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर हम लोग के पास क्लोरिक एसिड है तो HClO3, इसमें से एक ऑक्सीजन निकालोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे HClO2 में। तो इसका क्या मतलब कि जो हमारा एक एसिड होता है उसका हाइपोफॉर्म, उसका अस होता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, यहाँ पे एक फिर सवाल आ जाता है कि अगर हम लोग एक फॉर्म में से किसी एसिड के एक फॉर्म में से, मतलब यहाँ पे जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें से ऑक्सीजन हटा रहे हैं हाइपो बनाने के लिए, तो हम लोग इसके अस फॉर्म में पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका तो ये मतलब होना चाहिए कि जो एक फॉर्म होता है इसका हाइपो उसी पर्टिकुलर नॉन मेटल का अस एसिड होना चाहिए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड रेज कर सकता है। चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आना मतलब बहुत स्वाभाविक सा बात है, और ये क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को अगर कभी किसी एक फॉर्म का मतलब अगर बेसिकली हम लोग को उसका हाइपो एक बनाना है, ठीक है, तो हम लोग उसके पायरो फॉर्म से फिर उसका हाइपो बनाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, करके दिखाते हैं तो तुमको थोड़ा आसान लगेगा। ये था बेसिकली हम लोग का हाइपो अस, ठीक है, हाइपो अस। अब यहाँ पे बता रहे हैं हाइपो एक। हाइपो एक में मैंने बोला कि सपोज हमारे पास H3PO4 है, एक एसिड है, इसका अगर हम लोग हाइपो बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H3PO3। मतलब ये क्वेश्चन था, तो ये आंसर गलत है कि ये तो इसका अस फॉर्म है, तो ये तो इसका एक नहीं, हाइपो एक नहीं हो सकता। तो इसका हम लोग सबसे पहले पायरो फॉर्म बनाएंगे। पायरो फॉर्म बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पेरेंट ऑक्सी एसिड को
और H2O निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले चलो स्टेप वाइज ही करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा H6P2O8 और इसमें से वाटर निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा H4P2O7। ठीक है, ये हो गया इसका पायरो फॉर्म। अब तुमको अगर इसका हाइपो फॉर्म बनाना है तो इसमें से तुमको ऑक्सीजन निकालना होगा। ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन निकालोगे तुम्हारे पास आएगा H4P2O6। दिस इज हाइपोइक। ठीक है, मतलब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड लिख भी देते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मतलब रिक नहीं है, एक है वहां पे। ठीक है, इतना हम लोग अब समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाह रहा है, तो अब खुल के पूछने का समय आ चुका है, पूछ लो। सर उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो उसमें पायरो शब्द का यूज नहीं होगा? नहीं, वो पायरो यूज नहीं होगा, वो तो बेसिकली ये एक तरीका है वो निकालने का। ओके सर। हाँ, तो ये था हम लोग का पूरा हाइपो का कहानी खत्म। ठीक है, अब अच्छा, पायरो बनाने के लिए तुम लोग को कंडीशन बताए थे कि पायरो बनाने के लिए, किसी भी चीज का पायरो बनाने के लिए पेरेंट ऑक्सी एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। यस ठीक सर। है, तो सपोज करो कि अब तुमको किसी एक एसिड का हाइपो बनाना है, लेकिन उसके पेरेंट ऑक्सी एसिड में 2 हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब उसका हाइपो भी नहीं बन सकता है। ठीक है, बॉटम लाइन। अच्छा, अभी तुमसे हाइपो सॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा था। हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है? Na2H2O3 Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट H2O3 2- के साथ तुम लोग को रिएक्शन ही बताया होगा कुछ क्लासेस में, कुछ बैचेस में एटलीस्ट। वो डायन फिर क्यों आई थी, जहाँ पे हम लोग के पास डाइमर बनता है कुछ केसेस में, S4O6 2- का डाइमर। किसी को भी नहीं बताया? 12 में JE वाला सेक्शन तुम लोगों ने बताया क्या? अनुज, अनुज, स्नेहा, क्या आवाज भी आ रहा है ना? आ रहा है सर। तो मेडिकल तुम लोग में बताए थे? सर हाइपो के बारे में? हाँ, Na2 H2O3 2- के साथ रिएक्शंस के बारे में। सर एक मिनट सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, SO4 2- में कन्वर्ट कर हो जाता है, लेकिन Fe3+ Cu2+ आई। सर नहीं बताए थे हम लोग बैच में। और तुम लोग को भी नहीं बताएंगे अरविंद? नो सर। कोई बात नहीं, समय आने पे पता चल ही जाएगा इसके बारे में भी। एक रिएक्शन होता है, थोड़ा जरूरी रिएक्शन में आता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का हाइपो वाला किस्सा खत्म। अब अब कुछ एक क्वेश्चन छोटा सा लिख देते हैं, ट्राई मारो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग
एन लिंकेज इज प्रेजेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास नाइट्रस एसिड, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास हाइपोनाइट्रस, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास N2O3, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास N2O4, ऑप्शन नंबर 5 है हमारे पास N2O5। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मल्टी करेक्ट रख रहे हैं इसको। ठीक है, बताओ, जिसका जो जो आ रहा है आंसर बता दे। जो C और D। सी और डी, और भी कुछ? सी और डी सही आंसर है। इसके अलावा भी कुछ है, और सी और डी तो तुम लोग को आना ही चाहिए एटलीस्ट इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो इसके अलावा और कुछ है, उस पर ट्राई मारो। अच्छा, किस कोई भैया ऐसा हो हाँ बोलो। NO2 का डाइमर में होता है तो ए ऑप्शन। ए ऑप्शन NO2 का डाइमर में होता है? हाँ होता है, मतलब N2O4 का होता है। हाँ, तो वो उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं? नहीं ये मतलब तो नाइट्रस एसिड है ना, नाइट्रस एसिड में तो NN बॉन्ड ही नहीं होता है ना। सर ध्यान बी दो, ऑप्शन बच गए आप। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एक्सप्लेन करो। सर डाइमेराइज हो जाता होगा। हाँ, यही सबसे अच्छा गेस था कि मतलब डाइमराइज हो जाता होगा। मतलब ये भी बहुत क्लोज था NO2 से रिलेटेड, कि वो भी डाइमराइज हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है। जो हाइपो नाइट्रस एसिड होता है वो बेसिकली डाइमराइज हो जाता है। हाइपो नाइट्रस बनाना है तो पहले नाइट्रस लिखना होगा, HNO2, इसमें से एक ऑक्सीजन निकालेंगे अपन, HNO। ठीक है, HNO जो होता है ये डाइमराइज कर जाता है और डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है,
और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें एक NN लिंकेज होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, हाइपोनाइट्रस एसिड का हमारा केस। सर जब लोग हाइपोफॉर्म बनाने के लिए ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो फिर हम लोग OH वाला ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, फिर डबल बॉन्ड O वाला। करके देखते हैं। सपोज हम लोग के पास यही है, H3PO3 है, ठीक है। ये चेंज हो रहा है इसमें, तो ये वाला ऑक्सीजन निकला। और कोई एग्जांपल? चलो इसमें पायरोफॉर्म में भी करके देखेंगे। मेरे ख्याल से हमेशा ये वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड तो हमेशा कॉमन ही रह जाएगा। अगर तुम पायरोफॉर्म में भी चेंज करोगे तो उसका पी डबल बॉन्ड ओ तो होना ही है, क्योंकि कोई भी ऑक्सी एसिड तुम फास्फोरस का बना लो उसमें पी डबल बॉन्ड ओ होना ही होना है, ठीक है। या फिर डबल बॉन्ड तो होना ही होना है, तो वो OH वाला ही ऑक्सीजन हट रहा है बेसिकली, मतलब हमेशा ही, ठीक है। अब हम लोग एक सेकंड लास्ट चीज पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पर फॉर्म, ठीक है। पर फॉर्म किसी का, जैसे पर फॉर्म बेसिकली एक का होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास, जैसे अभी हम लोग हाइपोफॉर्म में क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन हटा रहे थे। अब हम लोग ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो हम लोग के पास इसका पर फॉर्म आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास कोई एक एसिड है H2SO4, इसमें हम एक ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा H2SO5। ये क्या चीज है? पर ऑक्सो, ऐसे तो ये ऐसे हम लोग को इसको बोलना चाहिए पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें ऑक्सो लिंकेज आ रहा है, मतलब परऑक्सी लिंकेज आ रहा है, तो इसलिए हम उसको परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं, थोड़ा सा इज्जत देने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग को बोलना है इसको सिर्फ पर सल्फ्यूरिक एसिड ही चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑक्सी लिंकेज आ गया है तो इसलिए परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड या फिर परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको बहुत सारे नाम से हम लोग बोल सकते हैं, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो चलन में है ये सेकंड वाला है, ये वाला नाम सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, पर ऑक्सी। अब ये ऑक्सी तुम लोग हमेशा, मतलब हर किसी को हमेशा चेक करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बना के फाइंड कि उसमें ऑक्सी लिंकेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसमें ऑक्सी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास सपोज एक और एसिड है HNO3, ठीक है। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, इसमें हमने एक ऑक्सीजन ऐड किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर नाइट्रिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला होगा HNO4, ठीक है। ये है पर नाइट्रिक एसिड। अब इसमें कोई ऑक्सी लिंकेज वगैरह का केस है कि नहीं, देखना पड़ेगा। इसमें भी है, तो इसको भी हम लोग पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड बोल सकते हैं, लेकिन इसको पर नाइट्रिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। सर मतलब जिसमें भी एक सर ऑक्सीजन, लेकिन क्लोरस एसिड से जब बनाए थे हाइपोक्लोरस एसिड तो उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला हटाए थे ऑक्सीजन। अच्छा एक मिनट, पहले चंदन तुम बोलो। सर बोल रहे थे कि जिस भी कंपाउंड में हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं उसमें पर लग जाता है। हाँ हाँ, तो हाँ सर वही बोले, मतलब उसमें पर लग जाता है जिसमें भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है। हाँ सही है। अब तुम म्यूट कर लो चंदन। Yes, sir. अरविंद तुम बोलो एक बार, तुम क्या कह रहे थे? सर लेकिन जब क्लोरस एसिड से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाए तब हम लोग का बना था हाइपोक्लोरस एसिड।
एक मिनट, क्लोरस, ये वाला ना, यस सर। इससे हम लोग जब इसका हाइपोफॉर्म बना रहे हैं तो हम लोग के पास क्या आ रहा है, HClO। हाँ सही है, सही बोल रहा हूँ। मतलब एक मतलब हम एक जनरल ये स्टेटमेंट नहीं पास किए थे, हम बोले थे मैक्सिमम केस में यही होना चाहिए। अब यहाँ से हट रहा है तो ठीक है, यहीं से हट रहा है, मतलब डबल बॉन्ड O हट रहा है, तो इससे इस मतलब इससे ज्यादा कोई ये दिक्कत नहीं है कि डबल बॉन्ड O वाला O हट रहा है। ये बेसिकली एक तरीका है जिसमें हम लोग इसका हाइपोफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ मैथमेटिकल वे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इनटू मैथमेटिकल फॉर्मूला, बस हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि याद रखने में आसानी हो। ये तो ऐसे तो ऐसे हम लोग एक और काम कर सकते थे कि सारा स्ट्रक्चर लिख देते, फिर बोलते कि इसको तुम लोग याद रख लेना। तो उसको याद रखने से अच्छा कि एक बस इसको बना दिए कि इसमें से अगर ऑक्सीजन हटा दोगे तुम्हारा हाइपो बन जाएगा, ऑक्सीजन डाल दोगे पर बन जाएगा, ठीक है। बस वो याद रखने के लिए तरीका है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है जैसा तुम कह रहे थे। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज है, ठीक है, ऑर्थो। ऑर्थो प्रीफिक्स, अगर तुम एनसीईआरटी में जो लोग को भी पढ़ा है, 11th में तो नहीं, 12th में एनसीईआरटी का ग्रुप 15 खोलोगे तो तुमको वहां पे कभी कभी दिखेगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, लेकिन हर जगह ऑर्थो लिखा हुआ नहीं दिखता है। तो इस ऑर्थो का चक्कर क्या है? तो ऑर्थो इज अ प्रीफिक्स, ठीक है, जो कि सिर्फ पेरेंट ऑक्सी एसिड को ही यूज करने का अनुमति है, ठीक है। सिर्फ पेरेंट ऑक्सी एसिड जो है, जो स्टार्टिंग में वहां पे हम लोग 8 लिखे थे, या फिर जितने भी पेरेंट हो सकते, सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी डेरिवेटिव नहीं। डेरिवेटिव क्या हुआ? हाइपो, पर, मेटा, पायरो, ये सब उसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव्स को कोई भी मतलब इजाजत ही नहीं है कि उसको यूज करे, ठीक है। और इसके साथ एक और कंडीशन आता है कि अगर जो पेरेंट ऑक्सी एसिड है उसमें अगर 3 हाइड्रोजन एटम है तो ही वो ऑर्थो प्रीफिक्स खुद में यूज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थो फॉस्फरस, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। इसलिए कोई इसको कभी बोरिक एसिड बोलता है, कोई इसको ऑर्थो बोरिक एसिड बोलता है, तो कंफ्यूजन भी हो जाता है भाई इसका नाम क्या है असलियत में। तो ठीक है, तो आज क्लियर हो गया कि अगर पेरेंट ऑक्सी एसिड 3 हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन, तो वो ऑर्थो नाम खुद में लगाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। ठीक। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का नोमेनक्लेचर जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो अब खत्म हो गया। तो बेसिकली अब हम लोग को ये सब लिखना आना चाहिए। क्या? सबसे पहले ऑर्थो आना चाहिए, क्या होता है, 3 हाइड्रोजन एटम। उसके बाद हम लोग को पेरेंट ऑक्सी एसिड लिखना चाहिए। ग्रुप 15 का देख रहे हो, +3+5। ग्रुप मतलब सल्फर वाले का देख रहे हैं तो +4+6। क्लोरीन वाले का देख रहे हैं, हैलोजन वाले का, तो +3 और +5, ठीक है, ये सब। अब अगर तुमसे कोई कह रहा है आयोडीन, आयोडीन का एसिड, तुमको पता होना चाहिए कि आयोडिक एसिड क्या है, आयोडस एसिड क्या है, पर आयोडिक एसिड क्या है, हाइपोआयोडस एसिड क्या है,
हाइपो आयोडिक एसिड क्या है, और बस इतना तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। HiO2, HiO3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, सॉरी +3, +5, +1 में चले जाओगे तो हाइपो आएगा, और +7 में जाओगे तो पर एक आएगा, ठीक है। तो अब ये सब चीज हर के लिए तुमको करना आना चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछे कि हाइपोनाइट्रस एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है, तो डाइमर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is having more stronger NN bond? N2F2 or H2N2O2? ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर लो, तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर से मत करो। बोलो कौन कहना चाहेगा। कौन कहना चाहेगा, जल्दी बोलो। अरविंद कुछ कहोगे। नो सर। देखो सिंपल सा बात है, एनएन बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जितना पॉजिटिव होगा, उतना मतलब उन दोनों एटम्स के बीच में उतना ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, प्लस माइनस के बीच में नहीं, जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ज्यादा वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका जो स्ट्रेंथ होगा ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो +1 आ रहा है, ये इसका मतलब अगर एब्सोल्यूटनेस में नहीं देख के रिलेटिवनेस में देखा जाए, तो ये जो +1 है ये ज्यादा प्लस है। मतलब यहाँ पे +1 प्लस Δ1 जो है, और यहाँ पे +1 प्लस Δ2 जो है, तो Δ1 की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Δ2, क्योंकि ये जो +1 आ रहा है ये फ्लोरीन की वजह से आ रहा है, और ये जो +1 आ रहा है ये ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि ये जो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा ये और ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ये वाला।
ठीक है, ठीक नहीं है मतलब। एक बार फिर से इसको सोचने का कोशिश करो कि कौन से का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सर डेल्टा वन क्या बोल रहे हैं, मतलब नहीं समझ रहे हैं। डेल्टा वन, चलो इसमें से हम लोग +1 हटा देते हैं, ठीक है, डेल्टा वन ही इसका चार्ज रहने देता है। अगर इसका चार्ज डेल्टा वन है, ठीक है, यस सर। तो इस डेल्टा वन की वैल्यू, मतलब दोनों केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होना चाहिए, लेकिन हाँ। एक जो +1 है वो फ्लोरीन की वजह से आ रहा है, ठीक है, उसका जो चार्ज होगा यहाँ पे बेसिकली ये जो +1 आता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्टिंग की वजह से आता है। तो ये जो शिफ्टिंग होगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ये काफी ज्यादा होगा टुवर्ड्स फ्लोरीन, और ये रिलेटिवली कम होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे जो प्लस चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, दैट विल बी लेस इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो N2F2 केस में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू H2N2O2, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक आसान क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अमोनियम फॉस्फाइड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सॉरी इन अमोनियम फॉस्फाइड। अब स्ट्रक्चर लेके गिन लो, तुम ही लोग लिखो, अमोनियम फॉस्फाइड। चलो इसको एज होमवर्क लिख लो, ठीक है। भैया 7। 9 सर्च करना। अच्छा, एक और, अगर हम एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन हम लोग से पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। पहला है HOF, दूसरा है HFO2, तीसरा है HFO3 और चौथा है HFO4। क्या आंसर दोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? पहला छोड़ के सब। सही। कारण? क्लोरीन अपना ऑक्टेट नहीं एक्सपैंड कर सकता है ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ वैकेंट p और d ऑर्बिटल। सही, आंसर भी मिल गया, रीजन भी मिल गया। एक और चीज, ऑक्सी एसिड कर रहे हैं तो एक और चीज जानो, मतलब ये तुम लोग सुने ही होंगे कि if the oxidation state of central atom increases, strength of the oxy acid increases। ऐसा कुछ कभी सुने हो? जिस एसिडिक स्ट्रेंथ है। हाँ, तो अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, H3PO4, H3PO3, H3PO2। इसमें उल्टा ऑर्डर चलता है। सही, क्यों? तो GOC में एक्सप्लेन किए थे सर। ठीक, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है? हम चलो इसको एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं, सबको पता होना चाहिए और सबको पता होगा भी, फिर भी हम एक और बार एक्सप्लेन करते हैं। देखो, इसको, इस एग्जाम्पल को देखने से पहले दूसरा एग्जाम्पल देखो, जो कि होता है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। इसमें अगर हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +1, +3, +5, +7,
ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन आता है। ठीक है, सिर्फ 2 एक्सेप्शन आता है। अब ये कौन सा 2 एक्सेप्शन हमको याद नहीं है, जिसमें से एक एक्सेप्शन ये होता है, दूसरा एक्सेप्शन कोई ज़ेनॉन का ऑक्सी एसिड का शायद कुछ केस आता था। ठीक है, लेकिन अभी के बाद से तुम लोग कभी एक्सेप्शन को डील नहीं करोगे, क्योंकि जो ये सेंट्रल एटम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किस्सा है, कहानी है, इसको अब से खत्म कर दो। कोई भी तुमको मिले उसका स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा H3PO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, H3PO2 का स्ट्रक्चर, सॉरी H3PO4 H3PO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और H3PO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो ऑर्गेनिक में चले जाओ, एक हाइड्रोजन सबका हटाएंगे, OH वाला ही। ठीक है, एक हाइड्रोजन सबका हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, और अब इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ देखो, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 OH है, ये इस रेजोनेंस को हैम्पर कर रहा है। ठीक है, तो एक, तुम लोग इसको रेजोनेंस नहीं कहते, तुम लोग इसको मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हो। ठीक है, हालांकि बहुत लोग इसको रेजोनेंस भी कह लेते हैं। ठीक है, तुम लोग अभी कहना सही है सर, हेटेरो एटम के बीच में रेजोनेंस हो रहा है तो उसको तो मेसोमेरिक ही कहते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलता है इतना कौन देखता है, इसको भी रेजोनेंस कहते हैं, उसको भी रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया मेसोमेरिक। ठीक है, और तुम लोग जो एक रूल पढ़े होगे AMR HCI। ठीक है, बहुत लोग के केस में यहाँ पे M होता ही नहीं है, ARHCI होता है। ठीक है, फिर मतलब इन केस अगर तुम कोटा में बहुत सारे टीचर से पढ़ोगे तो उसको सब कोई उसको मेसोमेरिक नहीं बोलता है, रेजोनेंस ही बोलता है। हालांकि हमको लगता है अगर तुम इसको मेसोमेरिक बोल दोगे, तुम्हारा AMR HCI से बहुत सारा केस ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। खैर, अब यहाँ पे तुम जब यहाँ पे रेजोनेंस करोगे, मेसोमेरिक करोगे, तो यहाँ से सिर्फ एक ऑक्सीजन से, एक OH से तकलीफ है तुमको, मतलब इसका स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब अगर स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। और अगर और स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो इसमें अगर तुम मेसोमेरिक इफेक्ट करोगे तो यहाँ पे तो कोई और डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर ये है। ठीक है, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, अब जा ही रहे तो आखिरी के 5 मिनट में थोड़ा और डीप कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक के केस में बात पूछ रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सपोज एक एसिड है, H3PO3 का ही केस लेते हैं। ठीक है, H3PO4 का, सॉरी। अब हम लोग को अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सपोज से कंपेयर करना, अभी कोई एक्सेप्शन का केस नहीं, अभी हम लोग के लिए नॉर्मल केस है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसमें से हाइड्रोजन हटाए, इसमें से हाइड्रोजन हटाए, इसका अनायन बनाए, इसका अनायन बनाए, इसका स्टेबिलिटी कंपेयर किए, हम लोग का इसका स्टेबिलिटी ज्यादा आया, तो हमने कहा कि जो H3PO3 है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इन कंपैरिजन टू H3PO4। ऐसा क्यों? क्या ये कोई मैथ्स है कि इसके पीछे कोई थ्योरी भी है? तुम लोग बस 1 मिनट का टाइम है इसको आंसर करने का, अगले 1 मिनट में हम आंसर कर देंगे और अगले 30 सेकंड के बाद क्लास खत्म हो जाएगा। सर दूसरा वाला जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी हम लोग का जो कंजुगेट बेस है ज्यादा स्टेबल है, तो वो जितना स्टेबल होता है कंजुगेट बेस उतना ही वो वीक बेसिक स्ट्रेंथ होता है उसका। तो फिर जितना कम बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा। किसी को इससे कोई सहमति या सहमति नहीं? आयनी को क्या तुम लोग का 11 में? नो सर, अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा,
कोई और कुछ कहना चाहेगा? तो खैर, जो ये बोला अरविंद बोला, ये जवाब बिल्कुल सही था, इसमें कोई गलती नहीं था। ठीक है, इसको कुछ लोग लेवलिंग इफेक्ट का कहता है, कुछ लोग, शायद लेवलिंग ही इसका नाम होता है। आयनिक में बेसिकली हम लोग उसको पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका जो हमारा जो कंजुगेट एसिड है उस कंजुगेट बेस का, वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर वो बेस होता तो उतना ही ज्यादा बेसिक होता। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ एग्जाम्पल से समझो, हम लोग के पास यहाँ पे H3PO4 था और यहाँ पे H3PO3 था, तो हमने इसका कंजुगेट बेस बनाया। ठीक है, कंजुगेट बेस बनाया तो यहाँ पे हमने कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंसिडर की। तो ये जो कंजुगेट बेस है ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये कि ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो लेवलिंग इफेक्ट की वजह से इसका जो एसिड होगा, इसका जो एसिड होगा ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब ये पर्टिकुलरली एसिड ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबिलिटी के लेवल पे। ठीक है, ज्यादा अनस्टेबल होगा तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो गया, जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, चलो हम लोग अब यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, और कल भी हम लोग का एक कॉमन क्लास ही है, जो इसमें हम लोग हैं सभी कोई, इंजीनियरिंग, मेडिकल, 11, और तुम लोगों को हमको एक टॉपिक पढ़ाना है, तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी। अच्छा 11th तुम लोग का तो एस ब्लॉक चल रहा था ना? यस सर। और 12 में हम ग्रुप 15 खत्म किए थे, है ना चंदन? यस सर, ग्रुप 16 स्टार्ट हो गया था। तो स्टार्ट भी हो गया था। यस सर। और इन लोगों का तुमको पता है इंजीनियरिंग 12 थोड़ा सा, अच्छा अनुज तुम लोग का तो कोऑर्डिनेशन शायद स्टार्ट हो गया। हाँ भैया। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन सही है, कोऑर्डिनेशन कर लो, लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेटलर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, मेटलर्जी क्योंकि स्टार्ट करना जरूरी है, उसके बाद फिर एक लेक्चर एटलीस्ट मेटलर्जी का वहां तक जहां तक कॉमन रखना है वहां तक तो रखेंगे। और 12th में जो इंजीनियरिंग में हमको पर्टिकुलरली बताना है वो जो ई नॉट वाला बात था। ठीक है, ई नॉट के लिए हम तुम लोग नोट्स तो ऐसे दे दिए, एक लिंक भेजेंगे। ठीक है, उसमें से वो वीडियो एटलीस्ट देख लेना। ठीक है, क्योंकि वो ई नॉट वाला नहीं तो वो छूट जाएगा, क्योंकि वो बस 10 मिनट का बात है, तो इसीलिए उस पे से वो देख लेना। वो मेरा ही पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो पिछले साल का है। ठीक है, तो वो हम भेजेंगे तुमको, वो बस 10 मिनट के लिए देखना, उसको कभी ना कभी फिर से रिपीट करेंगे किसी ना किसी क्लास में, कल या परसों तक, कल तक भेजते हैं। ठीक है, अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, चलो बाय सभी कोई को।